अब ये तो मुझे पता ही है कि वास्को डिगामा 1498 में ये कैलिकट में पधारे थे। इनका बहुत ग्रैंड वेलकम करा था जैमोरिन ने। क्योंकि देखो यार, ट्रेड सबको पसंद आती है, हर कोई चाहता है कि ट्रेड हो उसके। अब भी मोदी जी भी जाते रहते हैं, पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं कि ट्रेड करो, ट्रेड करो। ट्रेड दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके थ्रू सिविलाइजेशन फ्लरिश करते हैं और खत्म भी हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ट्रेड हमेशा से, आज से नहीं, हजारों सालों से, जब भी ह्यूमन रेस एग्जिस्टेंस में आई है, ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही है। तो ऑब्वियसली उनको आया तो उनको लगा ट्रेड अच्छे से होगी, वहाँ के जो कंट्रीज हैं ये जो बीच में प्रॉफिटेबल है, हम भी थोड़ा पैसा कमा लेंगे, और जो बीच में मिडिलमैन थे उनको वो हट जाएंगे। बट किसी को ये नहीं पता था कि पोर्चुगीज चाहते क्या है। इससे पहले अरब, चाइनीज और डिफरेंट पावर जो थी वो, इजिप्शियंस हो गए, जितने भी हो गए, वो सब आराम से फ्रीली ट्रेड करते थे इंडियन ओशन में। सब पैसा कमा रहे थे क्योंकि ट्रेड बहुत प्रॉफिटेबल थी। इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। ठीक है, यहाँ से लेके वहां बेचा और बीच में काफी सारा मार्जिन कमाया। सब खुशी खुशी चल रहा था। लेकिन फिर पोर्चुगीज ने आते ही सब डिसरप्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई केवल हम ही ट्रेड करेंगे और सारा पैसा हम ही कमाएंगे। तो वहां से सारा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। इन्होंने सबसे पहले, जब वास्को डिगामा दोबारा आया 1501 में, उसने जेमोरिन से रिक्वेस्ट करी कि भाई तुम अपनी ट्रेड से ना अरब को एक्सक्लूड करो। बट जैमोरिन ने वो बात नहीं मानी। तो अब ये नहीं मान रहे तो उनको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो शिप बिल्डिंग में यूरोपियंस दुनिया से काफी आगे चले गए थे, और साइंटिफिक डेवलपमेंट उस टाइम पे जो हो रही थी यूरोप में बहुत ज्यादा हो रही थी। तो उनकी जो फायर पावर थी शिप्स की, वो बहुत ज्यादा थी, मतलब इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। तो वो उनको पता था अगर वॉर होगी तो वो आराम से जीत जाएंगे। और पोर्चुगीज का इकलौता मकसद था कि पूरे इंडियन ओशियन में हम एक सुपर पावर रहें और बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं जैसे अरब्स हो गए, चाइनीज हो गए, वो हट जाएं। दे बेसिकली वांटेड टू monopolize the hugely profitable eastern trade by excluding competitor, especially the Arabs. So Vasco da Gama once again came to India in 1501. The Zamorin declined to exclude the Arab merchants in favor of Portuguese. So he combined commercial greed with ferocious hostilities and break the vengeance of Arab shipping where he could. मतलब जहां भी इनको दिखता था ना, ये लूट मार एक तो बहुत करते थे। पायरेसी के लिए पोर्चुगीज हमेशा से फेमस रहे। इन्होंने मतलब, वो कहते हैं ना कि इंग्लिश भी शायद इतने बुरे नहीं थे जिन्होंने जितना बुरा ये थे। इन्होंने जितने अत्याचार पूरे इंडियन पॉपुलेशन अरब्स पे करे, वो किसी भी स्तर पे हो, सबसे ज्यादा पोर्चुगीज ने करे थे। तो इसी वजह से इनका बाद में हम देखेंगे कि डाउनफॉल भी हुआ। क्योंकि ये हर एक को ही परेशान करते रहते थे, और हर एक एक्सपेक्ट में कि चलो यार थोड़ा तो रखो, मॉरल रखो कि चलो ट्रेड चल रही है तुम भी थोड़ा रख लो। फिर इन्होंने पास देना स्टार्ट कर दिए कि भाई हमारा पास लोगे तो ही इस एरिया से पास हो पाओगे, वरना नहीं हो पाएंगे। उसका रीजन सबसे बड़ा ये था, इनके पास सुपीरियर नेवल शिप्स थी जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे। तो अब यूरोप में ये पता चल गया कि भाई इंडिया में ना हमारा दबदबा इंडियन ओशन में बनता जाता है, मतलब बन गया अच्छा खासा। तो उन्होंने सबसे पहले जो फर्स्ट 3 साइट थी उनको ग्रेजुअली, हमने सबसे पहले, हाँ, इससे उससे भी पहले हमारी जो 3 साइट थी, अपनी स्टेशन उन्होंने इंडिया में बनाए। वो 3 लोकेशन पे अपनी फैक्ट्री सेटअप करी, दैट इज कैलिकट, कैनेनॉर और कोचिन में। तो ये मैप में देख लेते हैं। तो ये देख लेते हैं, अभी ये खाली स्टार्टिंग है इनकी पोर्चुगीज रूल की इंडिया में। तो कैनेनॉर, माहे, तो ये फ्रांस की थी, हम बाद में देखेंगे, कैलिकट और कोचिन। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी जो इन्होंने सेटअप करी थी, एंड बिकेम द इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर फॉर पोर्चुगीज। और सबसे इन्होंने जो खराब करा कि इनको धीरे धीरे फोर्टिफाई करना चालू कर दिया, ये दिखाने के लिए कि हमें अरब से खतरा है, और खतरा दुनिया को इन्हीं से था। लेकिन उस खतरे का प्रेटेक्स दिखा दिखा के इन्होंने अपनी जो ट्रेड सेंटर से उनको फोर्टिफाई करना चालू कर दिया। मतलब उसमें किले बना दिए ताकि कोई हमला करे तो खुद को बचा पाए। और उसके बाद उनको ये पता चल गया था कि भाई अब तुम्हारा ना अच्छा खासा सिक्का इंडिया में जम गया है। तो उन्होंने सबसे पहले एक गवर्नर अपॉइंट करा कि भाई जाओ और इंडिया में अपना वर्चस्व जमाओ। तो उनका नाम था फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। In 1505, the King of Portugal appointed a governor in India for a 3-year term and equipped the incumbent with sufficient forces to protect the Portuguese interest. The newly appointed governor was asked to consolidate the position of Portuguese in India and destroy Muslim trades by seizing Aden, Hormuz and Malacca. ये बेसिकली जो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स होते हैं उन पे चाहते थे कि पोर्चुगीज कब्जा कर लें पूरी तरह। अभी हम इसको देखेंगे कैसे।
तो आप ये देख सकते हैं कि जहां पे कब्जा जाती है दैट इज गल्फ ऑफ एडन। तो जितनी भी अफ्रीका के थ्रू जो ट्रेड होती है वो गल्फ ऑफ एडन से होकर गुजरेगी। तो ये चाहते थे यहाँ पे हमारा बहुत तगड़ा कब्जा हो जाए। उसके बाद गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो आज भी एक चोकिंग पॉइंट है, ईरान जिसको धमकी देता रहता है। तो ऑब्वियसली जो इस एरिया को कंट्रोल करेगा वो इस एरिया की ट्रेड को कंट्रोल कर लेगा। तो उनका भी मकसद यही था। और स्टेट ऑफ मलक्का लोकेटेड था, ये बेसिकली सिंगापुर में लोकेटेड है इस साइड कहीं पे। तो इसमें इंडिया का बहुत अभी एक मेजर हमारा डिफेंस पैक्ट है सिंगापुर से, जिसमें हमारा वहां पे एक बहुत ही नेवल हमारा सेंटर है। तो द इजिप्शियंस, अब क्या हुआ जब तुम अपना दबदबा बनाना चाहोगे तो जो और पावर्स हैं जैसे इजिप्शियन हो गए, अरब हो गए, वो उसके अगेंस्ट खड़े हो गए इन लोगों के। तो सबसे पहले हुई बैटल ऑफ दीव। कंबाइंड फोर्सेस ऑफ इजिप्शियन एंड गुजराती नेवीज ने पोर्चुगीज को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसमें एल्मिडा का जो बेटा था वो खुद भी मारा गया। बट जो पोर्चुगीज थे वो हमसे बहुत सुपीरियर हो चुके थे, क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट इंडिया में कुछ हो ही नहीं रहा था। तो हम तो कुछ भी, हमारी जो शिप बिल्डिंग टेक्निक्स थी वो पहले के टाइम से यूरोपियंस मतलब बहुत सुपीरियर थी। लेकिन जो करंट चल रहा था, जितनी साइंटिफिक डेवलपमेंट एकदम से यूरोप में हुई थी उसके मुकाबले वो काफी पीछे रह गई थी। तो इस चक्कर में लॉन्ग रन में तो हमें हारना ही था। तो एल्मीडा's विजन वाज टू मेक पोर्चुगीज द मास्टर ऑफ इंडियन ओशियन। हिज पॉलिसी वाज नोन एज द ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी यही कि पूरे इंडियन ओशियन में भाई हमारा कब्जा हो, यहाँ से जितनी भी शिप्स जाए वो हमारे थ्रू जाए, जितनी भी ट्रेड हो रही हो वो हम कंट्रोल कर ले। और इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम चालू करा, द कार्टरेज सिस्टम। इसमें है कि अगर तुम्हें इस एरिया से निकलना है तो भाई हमसे पास लोगे। दिस वॉज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल सिस्टम इन विच Portuguese officials issued passes to Indian merchants, allowing them to trade without interference। मतलब इंडियन जी भी शिप्स थी ना, जैसे मुगल्स बाद में काफी पावरफुल बने, लेकिन उनको भी अगर सी के थ्रू ट्रेड करनी होती थी, अरब्स के थ्रू, अरब जाना है अपना सामान कहीं और पहुंचाना है, तो भाई इनका पास लेके चलना पड़ता था। आप समझ रहे हो क्या हालत थी कि लैंड में तो ठीक है हम सुपीरियर हैं, लेकिन सी में हमारा कुछ भी नहीं है। अनटिल अनलेस वो हम देखेंगे कि बाद में जो मराठास थे उन्होंने काफी अपनी नेवी तगड़ी करी थी। और जो सेकंड गवर्नर बने अल्फेंसो डी अल्बोर्क्यूर्क्यू, ये बहुत ही अजीब सा नाम है, तो अगर कुछ मेरे से प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। एंड ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ यूरोपियन एम्पायर, यूरोपियन नहीं पोर्चुगीज एम्पायर इन इंडिया। इन्होंने पहली बार इंडिया की जो टेरिटरी थी कोई, उस पर अपना सिक्का जमाया और वो अपने कंट्रोल में ले आए। तो नाम था इनका अल्फेंसो डी अल्बोर्क्यूर्क्यू। ये रहे 6 साल तक लगभग। ही सक्सीडेड एल्मिडा एंड एस्टैब्लिश पोर्चुगीज बेसिस स्ट्रैटेजिकली ओवरलुकिंग द एंट्रेंसेज ऑफ द इंडियन ओशियन। और इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था एक परमिट सिस्टम फॉर अदर शिप्स एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर्स। जैसे आज भी गुजरात में जो काफी एक मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर्स हैं, तो उस टाइम पे भी था। हम काफी मतलब वैसे तो हम शिप बनाने में इंडिया बहुत पहले से काफी टाइम से आगे रहा है, लेकिन इन्होंने उसको भी कंट्रोल करना चालू कर दिया। मतलब हर तरीके से भाई अपना कंट्रोल चाहिए कि ताकि हमारा सिक्का जमा रहे। जहां भी शिप बन रही है हम बताएंगे किसको बेचोगे, शिप में जो भी सी में शिप चलेगी वो हमारे कंट्रोल से चलेगी। और ही एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, ये फर्स्ट टाइम किसी यूरोपियन पावर ने इंडिया के लैंड को डायरेक्टली कब्जा कर लिया था। ठीक है, इससे पहले अलेक्जेंडर तो आया था, उसने करा था, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए चला गया था। लेकिन परमानेंटली अब यहां से हमारी कोलोनियलिज्म की स्टार्ट हो चुका है कि पहला हमारा जो इंडिया का एरिया है वो एक यूरोपियन पावर के पास जा चुका है और वो कोलोनियल रूल के अंदर आ चुका है। और इन्होंने बहुत सारी चीजें करी, डेवलपमेंट करी, जैसे अबॉलिशन ऑफ सती। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, ये बहुत बार पेपर में पूछा भी जा चुका है कि ऐसा कौन सा गवर्नर था पोर्चुगीज जिसने सती को अपने एरिया में अबॉलिश करा था। तो उनका नाम है अल्फेंसो डी अल्बरकोर्क्यू। इन्होंने कहा कि जितने भी उस टाइम पे जैसे कोई वॉर होती थी तो उसमें मान लो कोई फीमेल कैप्चर हुई, तो अपने सोल्जर्स को बोलते थे भाई इनसे शादी करो और इनसे बच्चे पैदा करो। तो ये जितनी भी गोवा में रेस चाहते थे वो चाहते थे ये फाइनली पोर्चुगीज ही बन जाए, धीरे धीरे करके अपना ही हुकूमत चलते ही रहे और हम ही यहाँ के सर्वे सर्वा हो जाए। उसके बाद आए नीनू दी कुना, ये थर्ड गवर्नर जनरल थे पोर्चुगीज के। फर्स्ट थे हमारे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सेकंड अल्फेंसो और थर्ड नीनू दी कुना। तो इन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट्स करी, इन्होंने सबसे पहले तो क्या करा, अपना हेडक्वार्टर कोचीन से उठा के गोवा ले गए, क्योंकि गोवा काफी इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था। एंड
पोर्चुगीज सेक्यूर्ड द आइलैंड ऑफ बसई, ये बेसिकली महाराष्ट्र में लोकेटेड है, एंड इट्स डिपेंडेंसी फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात इन 1534, और इन्होंने चुपके से बहादुर शाह को अपनी शिप पे बुला के मार भी दिया था। तो ये हर चीज मतलब साम दाम दंड भेद जिसे हम कहते हैं ना, किसी तरह बस रूल करते थे विदाउट एनी एथिक्स। हमारा तो रूल करने का तरीका था दैट इज थ्रू एथिकल मेजर्स। अगर सामने वाले की तलवार गिर जाए तो उसे तलवार उठा के पकड़ा दी कि भाई तू लड़ ले, ढंग से लड़, और फिर चाहे तो मर जा उसमें लड़ते हुए। तो ही अटेम्प्टेड टू इंक्रीज पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस इन बंगाल बाय सेटिंग मैनी पोर्चुगीज नेशनल देयर विथ हुगली। और ये इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था कि इन्होंने हुगली में अपना एक ट्रेड सेंटर बनाया जो कि बंगाल में स्थित है, जिसको 612 में ये ब्रिटिशर्स को हार गए थे। तो ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रही। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द पोर्चुगीज। जब भी कोई यूरोपियन पावर इंडिया में आई, उसका मकसद खाली ट्रेड करना नहीं था, उनको अपने धर्म का प्रचार भी करना था यहाँ पे। तो स्पेशली जो पोर्चुगीज थे, उन्होंने बहुत मतलब क्या कह सकते हैं कि बहुत हैवीली अपने धर्म का प्रचार करा, और वो भी बहुत एक क्रूअल वे में। जैसे मुस्लिम से तो उनका पहले ही सामना हो चुका था इन ईस्टर्न अफ्रीका, तो वो मुस्लिम से तो पहले ही बहुत चिढ़ते थे उनको। जैसे इन्फिडेल्स होते हैं ना, बहुत क्रूअली उनका सप्रेशन करा जाता था। हिंदुज्म के लिए वो स्टार्टिंग में फिर भी थोड़े से टॉलरेंट थे, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया उन्होंने बहुत हिंदुज्म हिंदुज्म और हिंदू दोनों को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करा। उनके मंदिर तोड़े गए, और जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन थी उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी गई थ्रू हुक एंड क्रोक। तो आइए देखते हैं इट्स कोर ऑब्जेक्टिव। इट्स प्राइमरी गोल वाज एग्रेसिव प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड कन्वर्जन ऑफ लोकल पॉपुलेशन टू कैथोलिसिज्म। तो जो धार्मिक एक्सपेंशन था दैट इज इंटरमिन विद पॉलिटिकल कंट्रोल एंड इंपीरियल एम्बिशंस। मतलब हर तरीके से अपना कल्चर, अपना धर्म, वो सब उस तरीके से उस एरिया में वो लोगों को कन्वर्ट करना चाह रहे थे कि ये हमारा कल्चर भी अपना ले और हमारा धर्म भी अपना ले। इट एम टू स्टैब्लिश अ क्रिश्चियन एम्पायर रादर देन जस्ट ट्रेड रिलेशन। आप देखो जो भी पोर्चुगीज के अंडर जो एरिया रहे हैं, उसमें आप देखोगे जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो अब क्रिश्चियन ही रह गई है। हिंदू पॉपुलेशन वहां पे बहुत रेयरली एग्जिस्ट करती है, लेकिन मेजोरिटी पॉपुलेशन वहां पे क्रिश्चियंस ही हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। आप दीव एंड दमन में जाओगे, गोवा में जाओगे, तो वहां पे आप देखोगे बड़ी बड़ी चर्चेज हैं, और वो चर्चेज एग्जैक्टली उसी जगह बनाई गई जहां पे पहले हिंदू मंदिर हुआ करते थे। उन सबको तोड़ के और उन्होंने वहां पे अपने चर्चेज बनाई। तो continuation for their battles against Muslim infidels from Europe and West Asia. Portuguese consider themselves as racially superior and culturally superior to native जो लोग रहते थे उनसे। तो उन लोगों का ये बहुत बड़ा वहम था दैट दे कंसिडर दैट व्हाइट मैन्स बर्डन। व्हाइट मैन्स बर्डन क्या था कि ये लोग समझते थे कि बहुत रेशियली सुपीरियर लोग हैं और सिविलाइज्ड हैं, और जो पूरी दुनिया है वो अनसिविलाइज्ड है। तो ये जो सफेद जो गोरे लोग थे दैट इज व्हाइट मैन, ये उनका दायित्व है, ड्यूटी है कि पूरी दुनिया को सिविलाइज्ड बनाना। ये जितने भी बाकी धर्म थे उसके लिए बहुत इनटॉलरेंट रहे। जहां भी जाते थे सोचते थे वो धर्म तो ऐसे ही है, वो झूठा धर्म है, केवल हमारा ही धर्म जो है दैट इज क्रिश्चियनिटी, वही सच्चा धर्म है और हर इंसान को वही अपना लेना चाहिए। तो आप एशिया को छोड़ के मेजॉरिटी जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब क्रिश्चियन बन चुके हैं। अफ्रीका में आप देखेंगे मुस्लिम और क्रिश्चियंस आपको मोस्टली लोग मिलेंगे, जो वहां पे जो लोकल धर्म होते थे वो सब लगभग खत्म हो चुके हैं। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तो ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं इसमें जो मेजर धर्म है जो सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं वो केवल क्रिश्चियनिटी है। फोर्स कन्वर्जन जो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई दैट इज मैट्रिमोनियल अलायंस। अल्फेंजो डी अल्बरकर्क्यू, तो इनका तो आपको पता ही है कि इन्होंने सबसे पहले जो भी वुमेन कैप्चर होती थी वो अपने जो सोल्जर होते थे उनसे उनको बोलते थे इनसे शादी कर लो, और जो भी इनके बच्चे पैदा होंगे वो होंगे क्रिश्चियंस। हिंदू ऑर्फन्स जो वॉर में छोड़े गए या फिर कोई जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई उनको उठा के क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करो। पैसे देते थे कि आ जाओ हमारा धर्म अपना लो। ये आज भी बहुत देखते हैं, बहुत जगह पॉलिसी अभी भी कहीं ना कहीं ये फॉलो होती रहती है। एक्सेप्टेंस ऑफ कास्ट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरली हम देखते हैं कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस वर्ल्ड वाइड कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस नहीं करते, बट इंडिया के जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस हैं वो कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस करते हैं।
जो अपर कास्ट जो इनमें कन्वर्ट हुई, उसके चर्चेज और मॉस्क डिफरेंट होते हैं। जैसे एक टर्म और जो मुस्लिम्स हैं जो लोअर कास्ट से कन्वर्ट हुए, वो आज भी मुस्लिम्स पे भी एक नीची निगाह से उनको देखा जाता है। एंड मैनी वुमेन चूज डेथ ओवर फोर्स कन्वर्जन। तो आप सोचिए क्या हालत रही होगी। एंटी हिंदू लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब हर जगह से, मतलब ये नहीं कि एक इनडायरेक्ट वे में प्रैक्टिस हो रहा था, बिल्कुल डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट बैन्स लगा दिए गए हिंदू पे, कि जो भी हिंदूइज्म को फॉलो करता है उसको रोजगार ही नहीं दिया जाएगा। पब्लिक वर्शिप बैन, कि आप पब्लिकली अपना जो धर्म है उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। फोर्स अटेंडेंस, संडे को आप जानते हैं कि जो क्रिश्चियंस होते हैं वो चर्च में उनकी मीट होती है और वो एक टाइप से वहाँ पे कुछ लेसन्स जो बाइबल होती है उसको रीड करते हैं। तो उनको कंपेल करा जाता था कि आप संडे की जो उनकी डॉक्ट्रिन्स हैं, उनकी जो क्लासेस हैं उसको सुनने जाएं। प्रीस्टली रिस्ट्रिक्शंस, हिंदू प्रीस्ट वाज फॉरबिडन फ्रॉम एंटरिंग पोर्चुगीज टेरिटरीज। मतलब जनरली जो हमारे जो प्रीस्ट होते हैं जैसे पंडित जी, उनको एंट्री ही नहीं दी जाती थी कि भाई तुम्हारा काम ही नहीं है। तो बेसिकली उससे क्या होगा, हम अपना कल्चर छोड़ देंगे, क्योंकि जो हमारी शादियां होंगी जो भी काम होते हैं हम इसमें इन्हीं को बुलाते हैं। तो जब वो उनकी एंट्री ही नहीं होगी तो वो अपना कल्चर फॉलो कैसे कर पाएंगे। डिस्ट्रिक्शन ऑफ religious site, approximately 300 to 1000 Hindu temples were systematically destroyed by Portuguese authorities। तो जहां जहां भी इनका रूल रहा इन्होंने सारे हिंदू टेम्पल तोड़ दिए। टेम्पल्स वर डिमोलिश्ड एज पार्ट ऑफ डेलिबरेट पॉलिसी टू इरेडिकेट हिंदुज्म, ये चाहते थे हिंदुज्म खत्म ही हो जाए। चर्चेज वर ऑफन बिल्ड ऑन द एग्जैक्ट साइट ऑफ डिस्ट्रॉयड हिंदी टेम्पल्स, जहां भी आपके जो हिंदू टेम्पल्स होते थे उनको तोड़ के वहां पे चर्च बना दी गई। हिंदू बुक्स इन संस्कृत एंड मराठी वर बर्न टू डिस्ट्रॉय रिलीजियस नॉलेज, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उन सबको जला दिया जाता था। टेम्पल डिस्ट्रक्शन क्रिएटेड सिग्निफिकेंट रिजेंटमेंट अमंग लोकल पॉपुलेशन, तो जो भी लोग अपना धर्म प्रैक्टिस करना चाहते थे वो उस एरिया को छोड़ के बाहर चले गए। इन द डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज पावर, तो इसके पीछे मल्टीपल रीजंस थे। इन्होंने हर किसी से पंगा ले रखा था। इंडियन जो रूलर्स थे छोटे बड़े सबसे इनका पंगा था। करप्शन बहुत ज्यादा करते थे, और जो इनकी नेवल सुप्रीमेसी थी उसको चैलेंज कराकर इंग्लिश ने, तो उसके बाद से इनका जाना लगभग इंडिया से तय हो गया था कि एटलीस्ट यहाँ की सुप्रीम पावर तो नहीं रहने वाली। तो उनका जो सबसे पहला रीजन था दैट दे लॉस्ट फेवर विद मुगल्स। मुगल्स स्टार्टिंग में इनका फेवर कर रहे थे क्योंकि वो ट्रेड बहुत अच्छी चलती थी। ये ठीक है थोड़ा पासिस वगैरह के लिए पैसे लेते थे, लेकिन ये ट्रेड अच्छे से मतलब चल रहा था उस टाइम पे। इन्होंने क्या करा, शाहजहां की वाइफ की दो हैंड जो मेड्स होती हैं उनको पकड़ के उनका फोर्स कन्वर्जन करा डाला। तो इससे जो मुगल से वो बहुत खुन्नस में आ गए, बहुत गुस्सा हुए, तो उन्होंने सीज ऑफ हुगली हुआ उसके बाद, जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, जिसको बाद में इन्होंने 1612 में इंग्लिश को दे दिया था। राइज ऑफ पावरफुल डायनेस्टी, स्पेशली मराठास, जिनकी नेवल पावर काफी अच्छी थी, जिन्होंने पोर्चुगीज को बहुत अच्छे से चैलेंज करा। रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ कन्वर्जन, तो ये तो आपको पता है इंडिया में अगर कोई धर्म को छेड़ता है तो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। मुगल्स ने भी एक हद तक बहुत टॉलरेंट रहे थे वो। उन्होंने इतना कुछ लोगों को छोड़ दें, औरंगजेब जैसे हो गया या फिर फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली सल्तनत के और दो चार सुल्तान थे, लेकिन लार्जली वो लोग फिर भी न्यूट्रल रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि यहाँ पता है कि यहाँ के आदमी का धर्म छोड़ोगे तो वो बहुत अपोज करेगा आपको। लेकिन पोर्चुगीज को ये चीज पता नहीं चली, तो वो कब लोकल पॉपुलेशन उनके खिलाफ हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। डिसऑनेस्ट स्टेट प्रैक्टिसेस, इनमें करप्शन बहुत था। इन्वॉल्वमेंट इन वॉर्स वीकेंड मोनोपोली, हर जगह तो वॉर में उलझते रहते थे। एंड गोवा लॉस्ट इज सिग्निफिकेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है बिकॉज बैटल ऑफ टलीकोटा वो हुई थी 1565 में, जिसमें विजयनगर की हार हुई थी बहुत बुरी तरह, और वो बेसिकली उसके बाद टूट गया था। मतलब मान लो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जो उसकी ग्लोरी थी पूरी तरह चली गई थी। तो उसकी वजह से ट्रेड खत्म हुआ और गोवा की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। फैक्टर्स बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल वीकनेस, वीक सक्सेसर, जो तीन गवर्नर जनरल आए उसके बाद ऐसा कोई इंसान नहीं आ पाया इनके पास, लीडर जो इनकी टेरिटरीज और इनके इंटरेस्ट का ध्यान रख सके। पॉलिटिकल rivalries, lack of trust among kings, governors, official associated with Indian
पोजेशंस क्रिएटेड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। फ्रीक्वेंट रिकॉल्स, जो उनकी गवर्नमेंट थी वो कोई भी मान लो अच्छा काम करता था तो उसको वो वापसी बुला लेते थे। सबसे इंपॉर्टेंट हुआ ये यूनियन विद स्पेन। तो फिर 1580 में स्पेन प्लस पोर्चुगल का एक यूनियन हो गया। तो उसमें पोर्चुगीज के इंटरेस्ट का ध्यान इतना नहीं दिया जितना स्पेन के इंटरेस्ट का ध्यान दिया गया। और स्पेन को ब्राजील में गोल्ड माइन मिली थी। तो जब सोना वहां मिल गया तो इनका जो जितना भी ध्यान था इंटरेस्ट वो चला गया साउथ साउथ अमेरिका की तरफ। वहां पे इन्होंने जाके बहुत एक्सप्लॉयटेशन करी और ये वहां पे अपना इन्होंने अच्छा सिक्का जमाया। आज भी आप पॉपुलेशन देखते हैं वो बेसिकली इन्हीं दोनों की है। और करप्शन बहुत ज्यादा था इनके ऑफिशियल्स में। इकोनॉमिक फैक्टर्स, रिसोर्स शिफ्ट, डिस्कवरी ऑफ गोल्ड माइन्स इन ब्राजील एंड अर्जेंटीना शिफ्टेड पोर्चुगल्स फोकस फ्रॉम इंडिया। डिसऑनेस्ट स्टेट प्रैक्टिसेस, वो करप्शन बहुत ज्यादा था। लॉस ऑफ गोवाज इंपॉर्टेंस ये हमने देख ही लिया है। स्पाइस ट्रेड लॉस, द ल्यूक्रेटिव स्पाइस ट्रेड केम अंडर कंट्रोल ऑफ डच। तो जो इंडोनेशिया और सुमत्रा से जितनी भी स्पाइस ट्रेड होने लगी उसका कब्जा उस पर कब्जा कर लिया था डच ने। इकोनॉमिक सेंटरशिप, गोवा वाज सुपरसीडेड बाय द ब्राजील। क्योंकि अब उनको इंडिया में इतना कुछ अपना फ्यूचर दिखा नहीं तो उनका सारा जो इंटरेस्ट था वो शिफ्ट हो गया गोवा साउथ अमेरिका की तरफ। मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजिक ड्रॉबैक्स, राइज ऑफ राइवल पावर्स। डच एंड ब्रिटिश हैड ग्रेट रिसोर्सेज एंड नेवल कैपेबिलिटीज। क्योंकि रेनेसांस तो यूरोप में चल ही रहा था। तो सबसे पहले मान लो अगर राइज करा पोर्चुगीज ने, उसके बाद ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, इन्होंने भी बहुत साइंस की फील्ड में तरक्की करी। तो इसकी वजह से इन्होंने उसकी जो अथॉरिटी थी उसको खूब ढंग से चैलेंज करा। लॉस ऑफ नेवल सुपीरियोरिटी, तो ये पॉइंट भी हम देख ही चुके हैं। इनएडुकेट मैन पावर, इनसफिशियंट मैन पावर टू मेंटेन एंड एक्सपेंड टेरिटोरियल कंट्रोल। क्योंकि उनका सारा ध्यान जो था वो साउथ साउथ अमेरिका की तरफ जाने लगा। क्योंकि वो उनको वहां पे जो भी इंटरेस्ट थे वो ज्यादा उनके वहां दिखे उन्हें अपने। लॉस ऑफ स्ट्रैटेजिक टेरिटरीज, अब जो बॉम्बे था उसको उन्होंने 6061 में इंग्लैंड को दे दिया एज ए डाउरी। डच कॉन्क्वेस्ट, लॉस्ट ऑल देयर फोर्स टू डच ऑन द मालाबार कोस्ट इन 1663। लॉस ऑफ सूरत जो इंग्लिश ने ले लिया उनसे 612 में 1612 में। अब उसके साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था राइज ऑफ इंडियन पावर्स। मुगल कंसोलिडेशन होने लगी। जो अभी तक दिल्ली सल्तनत जो थी वो बेसिकली नॉर्थ तक ही लगभग एक्सपैंड करी थी, लेकिन अकबर ने फर्स्ट टाइम गुजरात पे कब्जा किया। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में जब मुगल्स आए तो उन्होंने इंडिया की पावर को कंसोलिडेट करना चालू करा और लगभग अपना वर्चस्व पूरे इंडिया पे जमाने की कोशिश करी। गुजरात कैप्चर, अकबर्स कैप्चर ऑफ गुजरात एंड सक्सेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मुगल रूलर्स केप्ट पोर्चुगीज टेरिटोरियल एम्बिशंस इन चेक। क्योंकि 1707 तक जो हमारी 1556 से आप देखेंगे 1707 तक मुगल रूलर्स थे वो सारे अच्छे रूलर्स थे और इनमें लीडरशिप क्वालिटीज थी। यहाँ पे आपके आए थे हुमायूं, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और ये औरंगजेब की डेथ। तो तब तक मुगल ने काफी एक्सपेंशन करा और अपनी जो पावर थी इंडिया में बहुत अच्छे से दिखाई। मराठा एक्सपेंशन, जहां पे पोर्चुगीज एक्चुअली रूल कर रहे थे वहीं पे लगभग मराठा एक्सपेंशन हुई। तो मराठास तो इंडियन पावर को ही इतना चैलेंज कर रहे थे तो बाहर की पावर को तो उन्होंने कितना ही चैलेंज करा होगा। लॉस टू मराठास, मराठास कैप्चर सेल्सिते एंड बसई फ्रॉम पोर्चुगीज इन 1739। तो मराठा की जो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉलिसी होती थी रेड करने की। ये कहीं कहीं भी जाते थे बहुत तेजी से हमला करते थे और वहां से लूट मार करके आ जाते थे। तो इस चक्कर में पोर्चुगीज को काफी नुकसान होता था। इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स, पावरफुल डायनेस्टीज इन इजिप्ट, पर्शिया एंड नॉर्थ इंडिया रिड्यूस्ड पोर्चुगीज लोकल एडवांटेजेस। तो जब इन्होंने किसी भी एरिया में कब्जा करा था तो वहां पे जो लोकल पॉलिटिक्स थी वो बहुत डाउनफॉल में थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इन एरिया में स्पेशली इजिप्ट पर्शिया में जहां पे पोर्चुगीज के काफी दुश्मन थे उनमें एक पावरफुल डायनेस्टीज आई जिन्होंने उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करा। अब पोर्चुगीज ने ठीक है बहुत दिक्कतें दी इंडिया को, कन्वर्जन करे, हमारे मंदिर तोड़े, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छी चीजें भी देखी गए। तो सबसे पहली चीज तो ये थी कि उन्होंने फर्स्ट टाइम डायरेक्ट एक मैरीटाइम रूट मिला फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। ये फर्स्ट टाइम वर्ड मतलब हुआ था हिस्ट्री में हमारी। द वास्को डिगामा अराइवल इन कैलिकट 1498 ओपन द फर्स्ट डायरेक्ट सी रूट बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, बिगिनिंग ऑफ कोलोनियलिज्म। क्योंकि वो सबसे पहले आए थे उन्होंने कौन कौन से हमारे एरिया कब्जाए, दीव, गोवा, कैलिकट, कैनानौर एंड एटसेट्रा। यूरोपियन सुप्रीमेसी इन इंडियन ओशियन।
उन्होंने आपको पता है कार्टेज सिस्टम स्टार्ट करा था, अपनी पॉलिसी जमाई थी, भाई यहाँ से निकलना है तो पास लेके जाओ हमसे। मिलिट्री, उन्होंने दिखाया कि कैसे नेवल सुप्रीमेसी बनाई जाती है। अपनी जो शिप्स थी उसमें वो फायर पावर का उन्होंने इस्तेमाल करके दिखाया पूरी तरह ढंग से। तो ये उनके काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। उनकी शिप्स थी काफ़ी एडवांस थी। मिलिट्री जो टैक्टिक्स थे वो काफ़ी डिफरेंस थे जो हम लोग यूज़ करते थे। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बहुत अच्छे थे, सुपीरियर थे। स्ट्रैटेजिक फोर्टिफिकेशन, कि कैसे अपने जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उनको मेंटेन करके रखना है। उसके बाद बहुत सारी क्रॉप्स उन्होंने हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस करी जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में या फिर नॉर्थ अफ्रीका में उनको मिली थी, जैसे पटैटोस, स्वीट पटैटोस, टमाटोस, चिलीज, कैशूनट्स, पाइनएप्पल, पपाया, टबैको और गुआवा। दो सोचो अगर अब ये क्रॉप्स वो ना लाए होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती। तो ये हम सोचते हैं ये हमारी लोकल क्रॉप्स नहीं है, ये सारी क्रॉप्स बाहर से आई हैं। टबैको तो अब मतलब पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे फेमस ही है जो उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा था। सॉरी। कलिनरी इंटीग्रेशन, तो आज हमारी जो इंडियन फूड प्रैक्टिसेस हैं वो पोर्चुगीज की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। एग्रीकल्चर इनरिचमेंट, क्योंकि इतनी सारी क्रॉप उन्होंने इंट्रोड्यूस करी। अब उनका कल्चरल इंपैक्ट क्या था, वो इंडिया में फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग प्रेस लाए। तो इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन 1556, इनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड स्प्रेडिंग लिटरेसी। बाइबल का ट्रांसलेशन उन्होंने लोकल लैंग्वेज में करा, लाइक कन्नड़, मलयालम, कोंकणी। एग्री आर्किटेक्चर लेगेसी, अगर आप कभी गोवा जाएंगे तो इतनी वास्ट चर्चेज होती हैं, बिल्कुल एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, मतलब आर्किटेक्चर बहुत डिफरेंट है इंडियन से। विजुअल आर्ट्स, मिशनरीज एंड चर्च सर्व एज इंस्ट्रक्टर एंड पैटर्न्स ऑफ पेंटिंग, कार्विंग एंड स्कल्पचर। लैंग्वेज इन्फ्लुएंस, तो इंट्रोड्यूस पोर्चुगीज वर्ड्स इन कोंकणी एंड अदर लोकल लैंग्वेजेस। मेटलर्जी, गोवा बिकेम ए थ्राइविंग सेंटर फॉर सिल्वर एंड गोल्ड स्मिथिंग आर्ट्स। तो आज हमने पोर्चुगीज को कंट्रोल लगभग खत्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डच को स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।